हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12th का थीम 1 यानी कि ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में जानेंगे। बेसिकली अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम लिखने वाले हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हो इस बार, तो ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन की तरह होगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को 3 से 4 वीडियोज़ में फ़िनिश कराने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी वीडियोज़, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये कहा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी बहुत चीज़ों से मिलती है। ठीक है, इसमें आते हैं हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स वगैरह, और ये सब मिला के हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम एक साथ रखते हैं तो ये सब क्या होती हैं, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। अब इन सब चीज़ों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो है हड़प्पन सील्स। ठीक है, हड़प्पन सील्स बेसिकली इंट्रोडक्शन में नहीं दिया हुआ है, पर मैं आपको बता देती हूँ। हड़प्पन सील्स एक तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ किया जाता था, जिससे जो सेलर है उसकी आइडेंटिटी का मालूम पड़ता था। तो इंट्रोडक्शन में हड़प्पन सील के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला है और उसके बारे में जानकारी देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है हड़प्पन सील्स के बारे में कि ये एक स्टोन से बना है जिसे कहते हैं स्टेटाइट। ठीक है, तो अगर आपको 1 मार्कर में पूछे कि हड़प्पन सील्स कौन से स्टोन से बना है, तो इसका आंसर होगा स्टेटाइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सील्स में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो जो स्क्रिप्ट है उसमें एनिमल मोटिव्स और साइंस दोनों बने हुए हैं। तो जो स्क्रिप्ट है वो एनिमल मोटिव्स और साइंस से बनी होती है, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रिप्ट आज भी अनडेसिफर्ड है, यानी कि हम इसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हड़प्पन सील्स हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करती हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताने में, पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हम लोग दूसरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यूज़ कर लेते हैं इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, पर हम इसके बारे में कैसे जानते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। और काफ़ी बार ये होता है कि कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम लोग कुछ सोचते हैं, वो टाइम के चेंज होते होते वो थिंकिंग भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम्स चेंज होते हैं नई इन्फॉर्मेशन आती है, और उस नई इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा जो इंटरप्रिटेशन है चीज़ों के बारे में वो भी चेंज होता रहता है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसी इंट्रोडक्शन के बाद एक टेबल दी हुई है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स में। तो इसमें दिया हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा बेसिकली एक साइट है जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। तो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली डिस्कवर्ड साइट है, इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। दूसरी बात ये कि आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्म जो कल्चर यूज़ किया है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो कल्चर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो किसी एरिया के लिए यूनिक हैं। ठीक है, वो कहीं और नहीं पाए जाते, वो वहीं पे पाए जाते हैं एक साथ में। तो a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time। जैसे कि जो हड़प्पन सील्स हैं वो एक तरीके से हड़प्पन कल्चर का पार्ट बनाती हैं, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि इंडस वैली के आसपास पाए जाते थे, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाते थे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्राइव कर रही थी। तो एक तरीके से जो हड़प्पन सील्स हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कल्चर का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब ये जो हड़प्पन कल्चर है उसमें जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो कल्चर का हिस्सा बनाते हैं उसमें आ जाते हैं सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन्स, ब्लेड्स और इवन बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ हड़प्पन कल्चर में पाई जाती हैं। अब जो जगह जो आज के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करते हैं वो है आज का अफ़गानिस्तान, जम्मू, बालूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात। ठीक है, अब ये जो हड़प्पा है ये पहली साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं।
और जो दूसरी चीज़ है वो है टाइम पीरियड। तो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं कि 2600 से 1900 BCE तक चलता है, 2600 टू 1900। और इस पूरे टाइम पीरियड को हमने 3 फेजेस में बांटा है, जहाँ पे हम अर्ली हड़प्पन, लेट हड़प्पन और तीसरा होता है मैच्योर हड़प्पन फेज़। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जिस टाइम पर सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, अपने डेवलपमेंट के सबसे ऊंचाई पर थी। अब नेक्स्ट पेज पे ये मैप दिया हुआ है जिसमें मैच्योर हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं। मैच्योर हड़प्पन साइट्स में आप लोग देख सकते हैं इंडस रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को, और सारी साइट्स आसपास हैं। जैसे कि हड़प्पा आप देख सकते हो रावी नदी के ऊपर है, मोहनजोदारो जो है वो इंडस नदी के ऊपर है, सिमिलरली चानूदारो इंडस के ऊपर है, फिर धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, ये सारी जो साइट्स हैं ये आपके मैप्स में भी दी हुई हैं। तो आपको CBSE के मैप्स के पॉइंट्स के हिसाब से इन पॉइंट्स को भी तैयार करना होगा। अब इसमें बिगिनिंग्स में बताया गया है कि मैच्योर हड़प्पन फेज़ में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, उससे पहले एक और फेज़ था जो कि अर्ली हड़प्पन फेज़ बोला जाता है। इस अर्ली हड़प्पन फेज़ के भी फीचर्स मैच्योर हड़प्पन फेज़ से मिलते हैं, जहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी और एविडेंस था, एग्रीकल्चर था, पैस्टोरलिज्म था, कुछ क्राफ्ट्स भी यहाँ पे फॉलो किए जाते थे। ऑल्दो जो सेटलमेंट्स थे वो काफ़ी छोटे थे और बहुत ज़्यादा दूरी पर थे, यानी कि जो घर थे वो काफ़ी दूरी पर थे और छोटे छोटे हुआ करते थे, कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी। और हमें मालूम पड़ता है कि अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बीच में एक छोटा सा ब्रेक था, और ये जो ब्रेक है यानी कि जो गैप है ये हमें पता चलता है लार्ज स्केल बर्निंग एट द साइट्स में, जहाँ पे काफ़ी जलाए हुए जगहों के बारे में हमें एविडेंस मिला है, और काफ़ी सारे सेटलमेंट्स तो ऐसे ही छोड़ दिए गए थे। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे रीजंस होंगे पर वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो डोंट बी बॉदर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मतलब कि ये लोग अपने आप को ज़िंदा कैसे रखते थे, सरवाइव कैसे करते थे। तो मोस्टली जो हड़प्पन्स थे वो प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स पे सरवाइव करते थे, और एनिमल प्रोडक्ट्स में फ़िश भी काउंट होता है। तो ये जो सारे हमें बातें पता चली हैं वो इस बात से पता चली हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें आर्कियोबॉटनिस्ट भी कहते हैं, जिन्होंने जो चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, चार्ड ग्रेन्स मतलब जब इंडस वैली के लोग अपने खाना पकाते होंगे तो उसका जो जला हुआ पोर्शन है वो ज़मीन पे दब गया, और वो आज जब खुदाई के बाद निकाला गया है तो आर्कियोबॉटनिस्ट को उनसे इंडस वैली के लोगों की डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला। तो आर्कियोबॉटनिस्ट बेसिकली स्पेशलिस्ट होते हैं इन रीडिंग अबाउट और रिसर्चिंग अबाउट एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। ठीक है, अब जिन तरीके के ग्रेन्स पाए गए हैं हड़प्पन साइट्स में उसमें व्हीट एंड बार्ली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यही दो प्रोडक्ट्स या प्लांट्स मिले हैं। उसके अलावा लेंटिल है, चिकपी है, जो चना होता है, सिज़म है, मिलेट्स भी पाए गए हैं काफ़ी एरियाज़ में, यानी साइट्स इन गुजरात में। राइस बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस फॉर्म किया गया एग्जाम में कि राइस वॉज कॉमनली फाउंड, तो वो एक गलत स्टेटमेंट होगा। उसके अलावा एनिमल्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, उनके ऊपर प्रे किया जाता था खाने के लिए, और इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं आर्कियोजोलॉजिस्ट, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं एनिमल रिमेन्स के बारे में। तो इनकी रिसर्च से हमें पता चला कि ऐसे एनिमल्स जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग वगैरह यहाँ पे मिला करते थे। उसके अलावा बोर थे, डियर थे, घड़ियाल थे, क्योंकि इनकी बोन्स हमें यहाँ से मिली हैं। और इनसे ये भी मालूम पड़ता है कि काफ़ी सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी किया जाता था, यानी कि उनको टेम करके रखा जाता था। अब ये बात नहीं मालूम कि हड़प्पन्स हंट करते थे एनिमल्स को, या फिर जो ऑलरेडी डेड बॉडीज़ होती थी उनके ऊपर फीड करते थे जिनको जंगली जानवरों ने मारा होता था। ये बात हमें नहीं मालूम, पर डेफिनेटली बोन्स ऑफ फिश और फाउल भी मिले हैं, तो ये लोग भी अपने खाने के लिए फ़िश को इस्तेमाल किया करते होंगे।
अब हमने यहाँ पे देख लिया कि एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स मिले हैं, वीट बार्ले के रिमेन्स मिले हैं। पर ये एग्रीकल्चर किया कैसे जाता था, किस टाइप की टेक्नोलॉजी की जाती थी, ये अभी भी डाउटफुल है। जैसे कि क्वेश्चंस लाइक क्या सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता था, यानी कि उन्हें हाथों से दूर दूर पे फेंका जाता था, क्या ये एक तरीका था सीड्स डालने का? या फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या सच में प्लाव यूज़ किया जाता था, क्या यहाँ पे हल की सुविधा थी? तीसरा क्वेश्चन ये कि इन हल को चलाने के लिए क्या बुल्स को इस्तेमाल किया जाता था, क्या बुल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते थे? तो बेसिकली ये सब हमें पता चलता है सील्स के ऊपर या फिर टेराकोटा स्ट्रक्चर से हमें मालूम पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टेराकोटा बुल का यहाँ पे एक स्पेसिमन या पिक्चर दिया हुआ है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि डेफिनेटली इंडस वैली पीपल को बुल के बारे में नॉलेज तो थी ही, और हो सकता है प्लाव को चलाने के लिए ये इन बुल्स का इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात ये कि प्लाव इस्तेमाल होता था या नहीं, इसका हमें मॉडल एक्चुअली मिला है टेराकोटा से बना हुआ, जो कि हमें चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिला है। तो हम ये मान सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे प्लाउज भी थे। और प्लाउड फील्ड का हमें एविडेंस मिला है कालीबंगन राजस्थान से, जो कि अर्ली हड़प्पन लेवल को बिलोंग करता है, जहाँ पे हमें दो ऐसे क्रिस क्रॉस यानी कि राइट एंगल्स में कटे हुए फील्ड्स मिले हुए हैं। मतलब उनको खोदा गया होगा राइट एंगल्स पे, यानी कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते होंगे। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में इन्हीं सारे एविडेंसेस से मालूम पड़ता है। क्वेश्चन ये भी है कि किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे हार्वेस्टिंग में। क्या ऐसे टूल्स जिसमें वुडन हैंडल्स होते और स्टोन ब्लेड्स लगे होते, या फिर पूरे के पूरे मेटल टूल्स यूज़ किए जाते थे, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स जो है वो सेमी एरिड एरिया है। सेमी एरिड मतलब हल्का, जहाँ पे बारिश थोड़ी कम है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि इरिगेशन तो पक्का रिक्वायर्ड था ही। और इसलिए हमें ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के, जो कि हमें शोटुघई अफ़गानिस्तान में मिले हैं, पर यहाँ पे पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। तो ये पॉसिबल है कि एंशिएंट कैनाल्स यहाँ पे सिल्ट हो गए होंगे, यानी कि मिट्टी यहाँ पे जम गई होगी, इस वजह से ये कैनाल्स ख़राब हो गए। हमें दूसरी जगहों पे वेल्स के भी हमें एविडेंस मिले हैं, जो शायद इरिगेशन के लिए यूज़ होते थे। स्पेशली धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें वाटर रिजर्वॉयर मिला है। तो ये एक 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि वाटर रिजर्वॉयर का एविडेंस हमें कहाँ से मिला है, तो हमें धोलावीरा गुजरात में मिला है, और कैनाल्स के ट्रेसेस हमें शोटुघई अफ़गानिस्तान से मिले हैं। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तभी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगी। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है तो इसमें टाइम लगता है, तो आपके कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।